हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और केंद्र राज्य संबंध के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। इनमें से 7th शेड्यूल जो है वो 3 सूचियों की बात करता है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। यूनियन लिस्ट के जो विषय हैं या संघ सूची के जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और संवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन अगर विवाद होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो इस तरह से वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा है केंद्र और राज्य के मध्य में वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में देखने को मिलता है। आंसर डी हो जाएगा, इजी। अगला देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है। आइए देखते हैं। केंद्र की शक्तियों को स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया तथा शेष जो बची हुई शक्तियां हैं वो राज्यों को सौंप दी गई। ऐसा है क्या? गलत, क्योंकि आप जानते 3 सूचियां हैं और तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, तो यह बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य में। तो यह वक्तव्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्य के मध्य में। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की लाइव बैचेस स्टार्ट हो गई है, जहां पर हम बहुत ही डेप्थ में जाकर पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम पॉलिटी को पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्लासेस को क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। इसके अलावा आपके लिए काफी सारे अदर्स कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। और क्रेजी जीके ट्रिक का एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है रूट। रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन की एक क्लास शुरू हो गई है, जहां पर इंडिया की किसी भी एग्जाम के लिए आपको जीएस के क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। तो जीएस फाउंडेशन के कोर्स में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अवशिष्ट अधिकार मतलब अवशिष्ट शक्तियां या रेसिडुअरी जो पावर हैं उनकी बात की गई है, निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं। तो देखिए, अवशिष्ट शक्तियां वो मामले जो ना तो राज्य सूची में है, ना ही संघ सूची में हो, ना ही संवर्ती सूची में है, वो मामले अवशिष्ट मामले होते हैं। वो अवशिष्ट अधिकार हैं जो कि संसद को दिए गए हैं। संसद उन पर कानून बना सकती है। ऐसा कोई विषय आता है जो कि तीनों सूची में नहीं है तो पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही उस पर कानून बनाने के लिए अधिकार रखती है। संसद मतलब दोनों आ गए। आंसर हो जाएगा आंसर बी। अवशिष्ट शक्तियों पर अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? भारत के संविधान में संसद को दी गई है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा को दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत शामिल है? तो यहां पर देखिए 4 विषय दिए गए हैं। इनमें से जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, मतलब इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। आंसर बी हो जाएगा। पुलिस की बात करें, लैंड रेवेन्यू की बात करें या फिर पब्लिक हेल्थ की बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है। याद रखिएगा, बाकी तीनों ही राज्य सूची का विषय है। और जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो यह संघ सूची का विषय है, मतलब इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। आंसर बी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या अर्थ होता है? अभी हमने बात की अवशिष्ट शक्तियों की। आप जानते हो केंद्र के पास है, संसद के माध्यम से वो कानून बना सकते हैं। तो अगर अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथ में हैं
और कुछ पावर राज्य के हाथ में, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि भारत क्या है? तो याद रखिएगा, भारत एक अर्ध संघीय व्यवस्था है। याद रखिएगा, क्वाजी फेडरल व्यवस्था है भारत, जिसमें स्टेट को अधिकार तो हैं, लेकिन कुछ अधिकार केंद्र ने भी अपने पास रखे हैं। अगर पूरे अधिकार स्टेट को दे दिए जाते, स्टेट अगर पावरफुल हो जाता, तो फिर वो फेडरल व्यवस्था हो जाती। लेकिन हम क्वाजी फेडरल है, मतलब एक अर्ध संघीय व्यवस्था है भारत। याद रखिएगा, क्योंकि जैसे आपातकाल अगर देश में लागू होता है, तो आप जानते हैं भारत का जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक हो जाता है, तो इस तरह से पूरी पावर केंद्र के हाथ में आ जाती है। लेकिन नॉर्मल परिस्थिति में राज्यों की अपनी पावर है, केंद्र को कुछ पावर एडिशनल दी गई है, तो इस तरह से भारत एक अर्ध संघीय व्यवस्था है। याद रखिएगा, आंसर हो जाता है आंसर सी, भारत एक अर्ध संघीय या क्वाजी फेडरल व्यवस्था है। इसके बाद समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन किस केस में? यहां पर हम ऑप्शन देखते हैं। आप सभी जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है, संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते। लेकिन अगर विवाद होता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है, यही हमने पढ़ा है। लेकिन ऐसा भी कोई केस है जब केंद्र के कानून पर, समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून के ऊपर राज्य के कानून को प्राथमिकता दी जा सकती है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। यदि वह कानून पहले से पारित कर दिया गया हो, बिल्कुल गलत, यह कोई केस नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय ले ले तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अगर दोनों के कानून के मध्य में कोई विवाद होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दे देता है कि राज्य का कानून मान्य किया जाए, तो ऐसे केस में फिर केंद्र के ऊपर राज्य का कानून को प्राथमिकता दी जाती है समवर्ती सूची के विषय पर। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दे देता है तो आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? संघीय सरकार को दिया है, मतलब केंद्र सरकार को दिया है। अवशिष्ट विषय, जो भी रेसिड्यूरी पावर है, वो केंद्र सरकार के पास है। अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है जो कि तीनों सूचियों में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट संसद के माध्यम से उस पर डिसीजन ले सकती है। आंसर ए हो जाएगा। संघ सरकार को यह पावर है कि वो अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। किस केस में? है ना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। तो इसके लिए संसद को सभी राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, बिल्कुल गलत। बहुसंख्य राज्यों की, अधिकतर राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी, गलत। संबंधित राज्य जहां पर भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना है, अगर वो राज्य जद में आ रहा है तो उसकी सहमति चाहिए, गलत। बिना किसी राज्य की सहमति के क्या सेंट्रल ये डिसीजन ले सकती है? तो बिल्कुल ले सकती है, क्योंकि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। याद रखिएगा, राज्य का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है भारत में, पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत में लागू करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद संसद में कानून बनाकर ऐसा कर सकती है बिना किसी राज्य की परमिशन के या सहमति के। ओके, तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि वित्तीय संकट की घोषणा की जाए तो इसका केंद्र और राज्यों के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में उल्लेखित है। अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है तो देखते हैं हम कि क्या असर हो सकता है। राज्य विधायिकाओं को धन विधेयक बनाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, गलत है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन में कमी कर सकता है, गलत। अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू है तो फिर हाई कोर्ट के जजेस के भी वेतन और भत्तों में कटौती होती। राष्ट्रपति
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य के सभी कर्मचारियों के वेतन को कम कर सकता है, तो यह बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू है तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर सभी के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, चाहे वो केंद्र का कोई कर्मचारी हो या राज्य का हो। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ओके, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो देश में तो फिर प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को मिलाकर सब कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकता है। आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद आ जाते हैं, राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, किस कंडीशन में है आइए देखते हैं। राज्य ऐसा भी कंडीशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया जा सकता है। आइए देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संधियों तथा समझौतों को लागू करने के लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। यदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिलना चाहिए, तो भी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यदि 2 या उससे अधिक राज्य संसद को ऐसा करने के लिए अनुरोध करे, रिक्वेस्ट करे, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। मतलब उपरोक्त सभी मामलों में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आंसर डी। सरकारिया आयोग किसके अध्यक्ष के लिए किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो देखिए, सरकारिया आयोग की बात करें तो इसका गठन 1983 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में गठित किया गया था। केंद्र राज्य संबंध को संतुलित करने के लिए, अपनी अनुशंसा देने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंध पर सिफारिशें देने के लिए इसका गठन किया गया था 1983 में। आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। फॉरेस्ट मतलब वन की अगर हम बात करें तो क्या यह संवर्ती सूची का विषय है? बिल्कुल सही, वन संवर्ती सूची का विषय। शेयर बाजार की अगर हम बात करते हैं तो यह संवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि यह संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, ना कि संवर्ती सूची का विषय है। ओके, तो आंसर बी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, संवर्ती सूची का नहीं है। युद्ध या वॉर संघ सूची का विषय, सेंट्रल डिसीजन ले सकती है। और लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो यह राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, यह करेक्ट नहीं है। आगे आ जाइए, यदि कोई राज्य सरकार प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है तो क्या होता है? तो इसके लिए एक आर्टिकल आ जाएगा फ्रेंड्स, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356, यह जुड़े हुए हैं यहां पर। यदि कोई राज्य सरकार प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती, केंद्र के आदेशों का पालन नहीं करती, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 365 के तहत यह प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार केंद्र की बात नहीं मानती है तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, उसको अधिकार है। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है ऐसी कंडीशन में राज्य की मशीनरी को असफल मानकर। आंसर हो जाएगा आंसर डी। याद रखना, यह प्रावधान कंडीशन 365 में दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाएगा। क्लियर हो जाता है? आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, अभी हमने पढ़ा है, एक बार फिर देख लेते हैं। कब? तो देखिए, यदि देश में आपातकाल लागू हो तो आप जानते हैं हमारा जो संघीय ढांचा है वो एकीकृत हो जाता है और सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। तो पहला सही है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के कानून बनाने के लिए अनुरोध करें,
दो या दो से अधिक राज्य खुद ही बोल दे संसद को कि आप कानून बना लो, अभी हमने पढ़ा है, तो भी बनाया जा सकता है। यदि राज्यसभा, है ना, राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है और उस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तो राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से ऐसा बिल राज्यसभा में पास कर दे, तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के हाथ में आ जाएगा। तो 3 भी यहां पर बिल्कुल सही है, तो तीनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर डी। 1, 2 और 3 यहां पर बिल्कुल सही है। ओके, तो आई होप केंद्र राज्य संबंध के जो क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, इजी थे। पर एक बार जो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है उनके विषय पर नजर डाल लीजिएगा, क्योंकि वहां से कभी कभी विषय पूछ लिए जाते हैं। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहां पर बता दिए, पर एक बार विषय देख लीजिएगा किस सूची में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपका काम यहां पर हो जाएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।